नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालचंद कुमाऊत और आप देख रहे हैं बीसीएस बेसिक फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो प्रकाशिकी चैप्टर है उससे संबंधित एक टॉपिक देख रहे हैं, प्रकाशिकी यंत्रों की आवर्धन क्षमता। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रकाशिकी यंत्र होता क्या है और उनकी आवर्धन क्षमता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाशिकी यंत्र हम अपनी सुविधा के अनुसार अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए यूज में लेते हैं, या जो दूर की वस्तुएं हैं छोटी दिखाई पड़ती है उनको बड़ा करके देखने के लिए यूज में लेते हैं। हमारे मानव शरीर में जो नेत्र होता है, आंख होती है, वो भी पास की तथा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज में हम लेते हैं। हम प्रकाशिकी यंत्रों के अंदर दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए यूज में ली जाती है और सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुएं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते या स्पष्ट नहीं देख पाते, तो उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो प्रकाशिक उपकरण है वो वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाएगा और मोस्टली जो दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो वस्तु को बड़ा करके ही दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वस्तु से कई गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो आवर्धन क्षमता का यही है, अर्थ यही है कि वो वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बना रहा है। ये जो वस्तु है ओरिजिनल में उसका आकार क्या है और प्रतिबिंब है उसका आकार क्या है, उसी को ही हम कह रहे हैं आवर्धन क्षमता। अब यहां पर जो आवर्धन क्षमता होती है प्रकाशिकी यंत्रों की वो थोड़ी सी भिन्न होती है। उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रकाशिकी यंत्रों की जो आवर्धन क्षमता होती है वो है प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाया गया कोण। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दृष्टिकोण भी कहते हैं, दर्शन कोण भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं एक बार फॉर्मूला पुट करता हूं और उसी के आधार पर आप लोगों को समझाएंगे कि वो कैसे काम करता है। आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल एम से। प्रकाशिकी यंत्रों की आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से लिखेंगे। यह होता है कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आंख पर बना दर्शन कोण, आप दर्शन कोण कह दीजिए या सीधा कोण कह दीजिए, एक ही बात है। बट्टे में हमारे पास में है बिंब या वस्तु। बिंब या वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। देखिए, प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर कोण बनता है उसको हम लिखेंगे बीटा से प्रदर्शित करेंगे, और बिंब के द्वारा जो आंख पर कोण बनता है उसको हम अल्फा से पुट करते हैं, अल्फा से लिखेंगे। यह हमारे पास में है सभी प्रकाशिकी यंत्रों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र, फॉर्मूला, जिसको हम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण तथा बिंब द्वारा आंख पर बने कोण से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर हम एक एक करके सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे सूक्ष्मदर्शी के लिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम यहां पर देखेंगे, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए यूज में ली जाती है जो हमारी नंगी आंखों से या तो दिखती नहीं है या उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण होता है जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, या अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में जो उपकरण यूज में हम लेते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं दोस्तों। तो ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है।
वस्तुओं को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो सूक्ष्मदर्शी है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हम इस वीडियो में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसके लिए हम अलग से वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड ही होगा दोस्तों। तो यहां पर जो सूक्ष्मदर्शी है उसके प्रकार हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, और जो यहां पर दो प्रकार होंगे, और जो पहला प्रकार है दोस्तों वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहां पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस ही होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, और फोकस दूरी तथा उसके प्रकाशीय केंद्र के मध्य हम वस्तु को रखते हैं। तत्पश्चात उसका एक बड़ा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमारे को प्राप्त होता है दोस्तों। तो उस सूक्ष्मदर्शी को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है जिससे वस्तु का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा जो हमने आप लोगों को प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता के लिए बताया है, कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण अपॉन बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के तुल्य होगा। तो ये फॉर्मूला मैं एज इट इज यहां पर रहने देता हूं। इसके लिए मैं यहां पर जैसे एक डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं, वो डायग्राम आप यहां पर देख लेंगे दोस्तों। जैसे ये हमारे पास में, मैं जो डायग्राम है वो इधर बना लेता हूं। ये हमारे पास में है सरल सूक्ष्मदर्शी, और सरल सूक्ष्मदर्शी का ये उत्तल लेंस है दोस्तों। हम आपको बता दें कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम रखी जाती है, और जो वस्तु है जिसे हमें देखना है, बड़ा करके देखना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है, उसे हम उसके फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखेंगे। जैसे इसका फोकस बिंदु यहां पर है तो हम वस्तु को यहां पर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है ए बी, ये हमने वस्तु रख दी है। अब इस ए बी का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो इसके फोकस बिंदु में से होकर गुजरेगी, और यहां से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। मैं एक बार इस प्रकाश किरण को यहां से हटा रहा हूं
क्योंकि यहां पर लगभग आपने यहां पर फोकस बिंदु लिया तो इधर भी लगभग यहां पर इसका फोकस बिंदु हम लेकर चलेंगे। तो जब हम यहां पर लेकर चलेंगे तो हमारे पास में देखिए दोस्तों, ये प्रकाश की किरणें इस तरीके से प्राप्त होती है अपवर्तित होकर। यहां पर आपकी आंख लगी हुई है, यहां पर हम मौजूद हैं, हमारी आंख मौजूद है, यहां से हम वस्तु को देख रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आप यहां पर पाएंगे कि ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलती है, और कहीं पर भी नहीं मिलती है तो इनका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इनको जब आप पीछे बढ़ाएंगे, तो इनको जब आप पीछे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस डायग्राम में हमने वस्तु रखी है यहां पर, और वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तत्पश्चात जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित बनेगा। आवर्धित का मतलब है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। सीधा बनने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि बिंब या वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना होता है। कि जैसे यदि ये वस्तु आपके पास में है ए बी, और यहां पर है आपकी आंख, यहां पर आपकी आंख है, और यदि आप आंख से सीधी वस्तु को देख रहे हैं तो हमें आप ऐसे पाएंगे कि ये जो हमारे पास में वस्तु है ए बी, और ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखी हुई है। जैसे हम कंसीडर कर लें कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको दोस्तों हम अल्फा से लिख रहे हैं। कि बिंब या वस्तु द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है इसको हमने किससे लिखा है, अल्फा से लिखा है। ये जो वस्तु है दोस्तों वो बहुत छोटी है, इसका आकार बहुत छोटा है, ये सूक्ष्म वस्तु है, तो ये जो कोण है वो भी बहुत छोटा होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो वस्तु है वो सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि हम सूक्ष्म वस्तुओं का ही अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को ही देखते हैं, उन्हीं का ही प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो ये जो अल्फा है वो यहां पर बहुत ही छोटा है। आप यहां से देखेंगे कि इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना जो कोण होगा, यहां से जैसे इस वाली प्रकाश किरण को हम आगे बढ़ाएं, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, तो ये वाली जो प्रकाश की किरणें आंख पर जा रही है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर इस प्रकाश किरण के द्वारा बना हुआ कोण ही होगा। ये वाला एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि बीटा एंगल यहां पर बना रहा है, और ये वाला एंगल यहां पर आंख पर बना कोण के तुल्य ही होता है। तो आंख इसके बिल्कुल ठीक सिद्ध में ही होती है, ऊपर से ही देखेंगे। ये हमने दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास में है बीटा, जो कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने कोण के तुल्य है। तो आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं, जो कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बीटा और बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं। जब थीटा अत्यल्प हो, सूक्ष्म होता है, तब टेन थीटा नियरली इक्वल टू होता थीटा, क्योंकि लगभग जीरो के टेन जीरो का मान तो जीरो होता है, लेकिन जीरो के नजदीक जब कोण का मान होता है तो उसकी वैल्यू भी जीरो के नजदीक ही प्राप्त होती है, अर्थात टेन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं। बट यहां पर हम थीटा को टेन थीटा पुट करेंगे, मतलब ये जो बीटा और अल्फा यदि अति सूक्ष्म है तो इन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, बीटा को हम लिखेंगे टेन बीटा और अल्फा को हम लिखेंगे टेन अल्फा।
यदि अल्फा और बीटा छोटे हैं। यहां अल्फा और बीटा हमने क्या लिए हैं, अल्फा बीटा छोटे कोण हैं, छोटे कोण हैं, अति सूक्ष्म कोण हैं। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, हम tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक डायग्राम हमारे पास में tan अल्फा के लिए ये है और tan बीटा इस डायग्राम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। तो tan बीटा, सर्वप्रथम tan अल्फा ज्ञात कर लीजिए। tan अल्फा तो ये होता है लंब बट्टे में आधार। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे लंब क्या है, लंब हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब यहां पर हमारे पास में है AB और आधार हमारे पास में न्यूनतम स्पष्ट दूरी D। तो क्या निकल कर आ रहा है, AB अपॉन में कैपिटल D। इससे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखेंगे चित्र से, इस डायग्राम से, tan बीटा बराबर भी आपको लगाना है लंब बट्टे में आधार। आप यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो ट्राइंगल है A डैश B डैश O, A डैश B डैश O में कौन सा ट्राइंगल हमने यूज में लिया, A डैश B डैश O। तो A डैश B डैश O के अंदर ये वाली भुजा तो है लंब और ये वाली भुजा है आधार। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली तो जो डिस्टेंस है वो तो है u और ये है प्रतिबिंब दूरी v। तो ये u है, ये v है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस ट्राइंगल की सहायता से A डैश B डैश अपॉन में v। तो ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों A डैश B डैश अपॉन में v। दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि दोनों में जो कोण है वो समान है। और यदि कोण समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज समान होते हैं और समरूप त्रिभुजों के अंदर भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसकी ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इसकी इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर भी होगा। और चाहे तो आप यहां पर बीटा वाला जो एंगल है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर यदि हम tan बीटा देखें तो AB अपॉन में U इसको लिख सकते हैं, AB अपॉन में U से इसको लिखा जा सकता है। दोस्तों समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर 2 और 3 को उठाकर हम किस में रख दें, 1 में। तो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, कैपिटल M इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहां से tan बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है AB अपॉन में U। तो AB अपॉन में U अपॉन, फिर यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो AB अपॉन में D, AB अपॉन में D। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, D यहां पर ऊपर चला जाएगा, U यहां से नीचे आ जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है D अपॉन में U। ये हमारे पास में सरल सूक्ष्मदर्शी का व्यापक सूत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता है। अब यहां पर हम दो स्थितियां लेकर चलेंगे। पहली जो स्थिति है दोस्तों वो समझ लीजिए, स्थिति फर्स्ट, कि जब जो प्रतिबिंब है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, कि जो प्रतिबिंब है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। और जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी है उसको हम कैपिटल D से पुट कर रहे हैं और वो दोस्तों हमारे स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे पहली जो स्थिति है उसमें हम पुट कर रहे हैं जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम
स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। इसका मतलब समझना, हमने वस्तु को रखा है, यहां से आप देखिए दोस्तों, वस्तु को हम इधर ही रख रहे हैं, इधर वाली जो दूरियां हैं उसको हम ऋणात्मक लेंगे और चिन्ह परिपाटी हम यहां पर अप्लाई करते जाएंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि जो u है उसको तो हम माइनस u के इक्वल लेकर चलेंगे और जो v है उसको हम माइनस में d के इक्वल लेकर चलेंगे। ये जो d है वो है न्यूनतम स्पष्ट दूरी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी है दोस्तों, ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी जिसको हमने कैपिटल D से पुट किया है दोस्तों, कैपिटल D से इसको लिखा है। अब हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हम क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से हम u और v दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/, माइनस में d, माइनस का ये साइन पड़ा ही है, u का मान है माइनस में 1/u। तो यहां से आप देखिए हमारे पास में क्या निकल कर आ गया है, 1/, माइनस में d, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1/, u। हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों 1/, u या d/, u की, जो कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के तुल्य होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या कर दूं, हमें इस इक्वेशन को इधर, इस पार्ट को मैं दूसरी तरफ ले आता हूं। तो दूसरी तरफ ले आएंगे तो दोस्तों मैं यहां से अब इसको मिटा रहा हूं। इसके यहां से इस 1/, -d को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। हमारे पास में 1/u बराबर निकल कर आ गया है। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते ही ये हो गया 1/d प्लस में 1/f। अब इस इक्वेशन को हम अंश व हर से, अंश व हर में कैपिटल D से, देखिए दोस्तों इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हम D से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर रहे हैं हम, D से गुणा करने पर। तो D से गुणा करते ही हमें d/u चाहिए, d/u आ जाएगा। तो को D से गुणा करने पर, गुणा करने पर d से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, d/u बराबर d/d प्लस d/f। यहां से d से d कैंसिल हो गया तो d/u इक्वल टू आ गया 1 प्लस d/f। और दोस्तों ये जो d/u होता है वो होता है कैपिटल M, जिसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया है आवर्धन क्षमता का सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। तो ये थी दोस्तों पहली कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं कि जब जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने। स्थिति सेकंड क्या है समझ लीजिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, दैट इज कि जो u है हमारे पास में वो तो -u के बराबर है और जो v है वो है अनंत के बराबर, माइनस में अनंत के बराबर, क्योंकि जो वस्तु है उसी तरफ ही वस्तु की जो स्थिति है वो ऋणात्मक लेंगे हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और जो प्रतिबिंब है वो भी उसी तरफ ही बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, इसलिए उसको हमने माइनस अनंत के रूप में पुट किया है। तो अब लेंस सूत्र में इसको पुट कर देंगे। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां से हम v और u दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो 1/, में माइनस में अनंत, माइनस का साइन ये पड़ा ही है,
एक माइनस का साइन यहां से निकल कर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास में 1/f बराबर आ गया 1/। इस इक्वेशन को हम d से गुणा करने पर, तो d से गुणा कर देंगे तो d अपॉन में f इज इक्वल टू आ गया d अपॉन में u। फिर यहां से देखिए d अपॉन में u के स्थान पर हम कैपिटल M पुट कर सकते हैं, तो कैपिटल M बराबर हमारे पास में आ गया है दोस्तों d अपॉन में f। d अपॉन में f हमारे पास में आ चुका है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है दोस्तों, वो हमारे पास में होता है जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, तब उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो d अपॉन में f के इक्वल होती है। और जब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो 1 प्लस d अपॉन में f के इक्वल होती है। और यह है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र फॉर्मूला। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।